चलिए लाइव हो चुके हैं अब शायद हम। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या हम लाइव हो चुके हैं, क्योंकि आज की क्लास बहुत बेहतरीन है। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं? आवाज़ सही से आ रही है, एक बार चेक करना है मुझे। चलिए क्लियर आ रहा होगा। बच्चों आज पढ़ने क्या वाले हैं मैं आपको बता दूं। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ या सीजीएल, ठीक है, या एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं इनमें पिछले 5 वर्षों में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज अरेंज करके मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि एसएससी सीजीएल का अभी 2023 का एग्जाम ऐसा हुआ है, हमने देखा है उसमें सारे क्वेश्चन जीएस के करंट अफेयर को छोड़कर सारे क्वेश्चन जीएस के रिपीटेड आए हैं। वैसे क्यों ना आए भैया, इतने सालों से तो ये एग्जाम हो रहा, सिलेबस वही है आपका, क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे तो किससे बनेंगे? तो जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे रामबाण ये है, जीएस तैयार करना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, गारंटी है भैया 80%। करंट अफेयर भी तैयार कर लीजिए, 80% आपके जीएस में नंबर आ जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए आवाज़ आ रही है? चलिए प्यारे बच्चों, आवाज़ आ रही है। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैंने आपको बताया कि जैसे चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किया है, तो ये चैप्टर है ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम। ठीक है, ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम, ये 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन लूंगा, टोटल 50 क्वेश्चन के आसपास है, 50 क्वेश्चन के आसपास है, 25 इसमें 25 दूसरे पार्ट में। तो किस वर्ष पूछे गए, यही लेटेस्ट है, 4-5 साल में लेटेस्ट जो हुए हैं वो क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 2022 में एसएससी सीजीएल में, 1610 के प्रारंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से ये पता लगाया था कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। देखिए 1610 की बात कर रहा है, तो ये हमारा जो गैलीलियो गैलीली साहब थे ना, इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया बृहस्पति के 4 उपग्रहों के बारे में। हालांकि अभी तो आप जानते हैं बृहस्पति के लगभग 95 उपग्रह हो गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। शनि के उपग्रह अभी बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको बताऊं, मई 2023 में करंट अफेयर जो पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे, मई 2023 में 62 नए उपग्रहों को खोजा गया, तो टोटल इसके 145 हो गए हैं। इसके 145, ये नंबर बढ़ता रहता है, हर 2-3 महीने बाद बढ़ता रहता है, तो आपको नंबर याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना किसमें सबसे ज्यादा है। अभी वर्तमान में शनि में सबसे ज्यादा उपग्रह है, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। और भी होंगे, हम खोज नहीं पाए हैं। ठीक है, गैलीलियो गैलीली साहब ये इटली के खगोल शास्त्री थे, इन्होंने सबसे पहले 4 उपग्रहों के बारे में देखा जो बृहस्पति के थे। बृहस्पति और इसके बाद सैटर्न जो शनि है, शनि का जो रिंग बना हुआ ना वलय, उसके बारे में भी इन्होंने खोज लिया था कि हाँ शनि के आसपास एक वलय है बहुत बड़ा, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ये 4 उपग्रह जो इन्होंने देखे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह जो जुपिटर का ही है, बृहस्पति का ही है, इसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम बच्चों? गैनीमेड। ठीक है। दूसरा आईओ, ये आपने सुन रखा होगा, आईओ आपने सुन रखा होगा। एक तीसरा है यूरोपा। ठीक है, और चौथा आपका कैलिस्टो। चौथा है आपका कैलिस्टो। ये 4 उपग्रह इन्होंने अपने जो नई नई दूरबीन बनाई थी उससे देखे थे। गैनीमेड ये बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, और पूरे सोलर सिस्टम में जितने 8 ग्रह हैं ना, उन सबके जितने भी उपग्रह हैं सबसे बड़ा यही है। और शनि का आप जानते हैं, शनि का टाइटन है सबसे बड़ा, वो दूसरा बड़ा उपग्रह है इस पूरे सोलर सिस्टम का। तो गैलीलियो गैलीली इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है भैया, 1655 में शनि के वलयों, रिंग ऑफ सैटर्न का ग्रह के परितः एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये एसएससी सीजीएल 2022 में 4th शिफ्ट में पूछा गया प्यारे बच्चों। तो देखिए 1655 की बात कर रहा है, और शनि के जो वलय है इसको पहली बार जिसने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भैया वो थे हमारे ह्यूजेंस साहब, क्रिस्टियान ह्यूजेंस साहब, एक डच खगोल शास्त्री थे, क्रिस्टियान ह्यूजेंस। इन्होंने इस पूरे रिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया। और टाइटन, आप जानते हैं टाइटन एक सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? इस सैटर्न का। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार कमेंट में आपके देख लूँ,
कमेंट भी करते रहिए बच्चों, इसको लाइक करते रहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि मजा भी आए। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपने धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा करता है? बहुत इंटरेस्टिंग, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। जब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ना 8th 9th 10th में, तभी आप पढ़ते हैं कि देखिए ये इतना स्लो घूमता है कि मतलब ये चंद्रमा हमारे पृथ्वी का जब एक चक्कर यहाँ से यहाँ पूरा करता है उतने ही समय में ये अपना पूरा अपने अक्ष पे भी एक चक्कर पूरा घूमता है। इसलिए आप देखते हैं चंद्रमा का हमेशा हमेशा जो चंद्रमा में दिखाई देता है वो एक ही फेज दिखाई देता है, क्योंकि जैसे जैसे वो इस तरफ मूव करता जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो भैया उतना ही रोटेशन कर रहा है जितना उसका पूरा ये एक चक्कर पूरा कर रहा है। मतलब एक चक्कर पूरा करने में उसको लगभग 28 दिन लगते हैं, 27 दिन कुछ घंटे लगते हैं, तो लगभग 28 मान लीजिए, और उतना ही समय इसको अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाने पे भी लगता है। हमारी पृथ्वी क्या करती है, हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये सूरज का एक चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पर, ये हालांकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा कर लेती चक्कर। लेकिन सूरज का एक चक्कर लगाने में इसको 1 वर्ष लग जाता है। ठीक है, जबकि ये हमारी जो चंद्रमा है ये एक चक्कर जितना पूरा करते समय लेती है उतना ही अपने अक्ष पे भी घूमने में समय लेती है। तो ये प्रश्न क्या था, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा करता है? तो एक ही चक्कर पूरा करता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद है पूरी तरीके से आप समझ गए हैं ना। तो 27.5 या 27.3 है, ये दिन लगते हैं, 27 दिन कुछ घंटे का समय लगता है, ये है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? इन चारों विकल्पों में से सही जवाब देना है। एसएससी सीपीओ में ये प्रश्न पूछा गया, इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? सभी मौसम में जो परिवर्तन है भैया उसमें सबसे बड़ा रोल तो सूरज का ही है। आप जानते हैं ये हमारे सूरज देवता है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष से 23.5 डिग्री घूमी हुई है। अब हमारी जो पृथ्वी है ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये आपकी मकर रेखा है, ये कर्क रेखा। अभी जब इस साइड है तो सूर्य की किरणें सीधा भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर पड़ रही हैं। तो जो दक्षिणी गोलार्ध होगा यहाँ गर्मी का सीजन है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का सीजन होगा। जब ये पृथ्वी इधर आ जाएगी ऐसे ही, तो अब क्या होगा, मकर रेखा पर सूरज पड़ेगा और भूमध्य रेखा पर पड़ेगा। अब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का समय होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का समय हो जाएगा। तो ये सब मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है किसके कारण है? सब सूरज के कारण है, सब सूरज के कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? तारे, ग्रह, चंद्रमा। सीपीओ 2022 में पूछा गया, इससे आसान कोई प्रश्न हो सकता है? खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आसमान में जो भी आप देखते हैं, जो भी चीजें हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं, वो सब खगोलीय पिंड में आ जाएगा। लेकिन जो हमारे द्वारा जो सैटेलाइट भेजे गए मानव द्वारा, वो खगोलीय पिंडों में नहीं आता है। इसे बताइए, तारा क्या हमने बनाया है? ग्रह क्या हमने बनाया? चंद्रमा क्या हमने बनाया? ये सब प्राकृतिक है ना, तो तीनों ही हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आप चुनेंगे? 1 2 3 सी ऑप्शन चुन लेंगे। ठीक है, जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, तारे, ग्रह है आपके, चंद्रमा, गैलेक्सी, उल्कापिंड, ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? चारों विकल्पों में से बहुत जल्दी से जवाब दे देंगे। एसएससी सीपीओ 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। मौर्य वंशी जी कह रहे हैं सी। हाय, हेलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो बच्चे ये देख रहे हैं। अब ये प्रश्न आपके सामने पूछा हुआ है कि सबसे पहले किसने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? मतलब जो हमारे आसपास जो गैलेक्सियां हैं ना, वो हमारी पृथ्वी से उनकी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले किसने बताया था? तो एडविन हबल साहब ने बताया था। ये 1920 से ही बताना शुरू कर दिए थे, 1925 तक इनका कंफर्म हो गया था। और इसके 2 साल के बाद ही जब बिग बैंग थ्योरी आ गई तो इनकी बातों पर मोहर लग गई।
इनकी बातों पर मोहर लग गई। इनका क्या कहना था कि भैया देखिए हमारी जो पृथ्वी है, हमसे जितने भी गैलेक्सियां, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, लगातार दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं। इस सिद्धांत को हबल सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये एडविन हबल साहब थे, सबसे पहले इन्होंने बताया था, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया। और उसके बाद 1927 के आसपास आप जानते हैं जॉर्ज लेमेत्रे साहब, जॉर्ज लेमेत्रे साहब ने बिग बैंग थ्योरी दी। और बिग बैंग थ्योरी जब आई, जो सबसे सटीक मानी जाती है, हालांकि पता किसी को नहीं है, सब अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास इस बिग बैंग थ्योरी पर है। और इस बिग बैंग थ्योरी जब आई तो उसके बाद ये कंफर्म हो गया। ठीक, तो ये है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमेंट भी करते रहिए बच्चों, प्यारे बच्चों, लाइक भी करते जाइए, शेयर भी करते रहिए। चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं प्यारे बच्चों, ये बताना है आपको। ये हमारे चंद्रमा जी हैं, उनके इनके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ये 2 कथन दिए गए हैं, ये एग्जाम में एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया है। ये पहला कथन, दूसरा कथन कौन सा सही है ये आप देखिए। पहला कह रहा है कि अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशिक भाग का आकार जो है वो प्रतिदिन बढ़ता रहता है। और पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है। ये क्या चीज बता दी भैया, मैं आपको अच्छे समझाता हूं। देखिए ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारे चंदा मामा है, मून। अब यहां से जब ये तीनों सीधी रेखा में होंगी, जब ये तीनों सीधी रेखा में होंगी तो हमारे पृथ्वी से ये पूरा चांद जो है ना, इधर से पूरा चांद दिखाई देगा, पूरा दिखाई देगा। तो ये सिचुएशन में जो रात होगी वो पूर्णिमा की रात होगी, वो रात पूर्णिमा की होगी। जैसे ये सन है, ये पृथ्वी है, जब यहाँ पर चांद होगा तो सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी, तो सूरज की रोशनी के कारण ये हमको पूरा दिखाई देगा, हमें अर्थ से ये पूरा दिखाई देगा। तो इस समय जब चांद पूरा दिखाई देता है वो रात होती है पूर्णिमा की रात। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये हमारा जो चांद है ऐसे घूमता जा रहा है, तो धीरे धीरे इसकी जो चौड़ाई है, जो मून की जो सरफेस है, उसका आकार है जो चमक रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा लगभग 14-15 दिनों बाद, जब ये इस साइड पहुंच जाएगा, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा पहुंच जाएगा, तो सूरज के कारण ये वाला हिस्सा उजाला है, लेकिन इधर वाला हिस्सा उजाला नहीं है। इधर वाला हिस्सा उजाला नहीं होगा, वही तो हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ अंधेरा, तो हमें चंद्रमा दिखाई देता ही नहीं, वो अमावस्या की रात होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। ठीक है ना भैया। यहाँ पर जब ये पोजीशन आ गई है तो अमावस्या की रात होगी, ज्यों ही ये ऐसे जाएगा तो धीरे धीरे चांद का आकार जो हमें दिखाई दे रहा है, चांद तो उतना ही है, चांद जो हमें दिखाई दे रहा है उसका आकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कब पहुंच जाएगा, जब ये इस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये सही है। और पूर्णिमा के बाद यहाँ पूर्णिमा के बाद ये इधर जाएगा, तो क्या आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है ना आपके, 1 और 2 दोनों सही हैं। होप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, वेरी गुड, शाबाश। लाइक वाला बटन तो दबा नहीं रहे हैं आप, यहाँ पे लाइक वाला बटन है उसको भी तो दबाइए भैया, लाइक वाला बटन भी दबाइए प्यारे बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विनोद, अरे भाई साहब विनोद जी, ये कह रहे हैं सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं विनोद जी। वो किस ग्रह के बारे में बात कर रहे होंगे, बताइए हमारे सोलर सिस्टम में किस ग्रह में अभी तक पानी है। तो पृथ्वी के बारे में बात कर रहे होंगे, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, इससे आसान तो प्रश्न हो ही नहीं सकता, इसके आसान प्रश्न हो नहीं सकता। अब शुक्र की बात आ गई है, तो सबसे चमकीला भैया, सबसे चमकीला ग्रह यही है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह यही है, और सबसे गर्म भी यही है, और सबसे गर्म भी यही है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया सूरज के बाद तो आपका मरकरी है, बुध है, तो ये गर्म होना चाहिए। नहीं भैया, ये गर्म जो है आपका शुक्र है, शुक्र ग्रह गर्म है। वीनस क्यों गर्म है, क्योंकि वीनस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसके कारण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है।
जबकि मरकरी ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए जब दिन का समय होता है तो बहुत गर्म होता है, लेकिन जब रात का समय होता है तो ये इतना ठंडा हो जाता है, कहने वाली बात नहीं। ठीक है, जबकि वीनस के साथ ऐसा नहीं है। तो शुक्र सबसे चमकीला, सबसे गर्म, भोर का तारा भी इसे कहते हैं। ठीक है, शाम का जो है तारा भी इसे कहते हैं, और पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। और मंगल लाल ग्रह है, लाल ग्रह इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण, FeO2 के कारण इसका जो रंग है लाल है। ठीक है, और शनि ग्रह आप जानते ही हैं पूरे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और आप ये भी पता है ना, सूरज है, और यहाँ जो 4 ग्रह शुरुआत के हैं आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और आपका मार्स। इसके बाद बहुत सारी जो एस्ट्रॉइड है उनकी एक बेल्ट है, ये भी चक्कर लगा रही है पृथ्वी का, सॉरी सूरज का। और इसके बाद बड़े बड़े जो ग्रह हैं आपके जुपिटर, सैटर्न, आपका यूरेनस और नेपच्यून, ये सब क्या है, ये गैसीय हैं, ये गैस से बने हुए हैं, जबकि ये सब क्या है, ठोस है। मतलब इनके ऊपर आप जाएंगे, इन ग्रहों के ऊपर जाएंगे तो आप सरफेस पे खड़े हो पाएंगे, जैसे पृथ्वी पे खड़े हो पा रहे हैं। जबकि इन पे जाएंगे, जैसे जुपिटर पे आप जा रहे हैं, हमारा कोई जुपिटर मिशन भेजा जा रहा है, तो आप सरफेस है ही नहीं, खड़े नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे सरफेस पे जाएंगे तो नीचे डूब जाएंगे, गैस, पूरा गैस है, गैस का एक गुब्बारा है। ऐसे सब सभी ऐसे ही हैं, कोई ठोस नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो आसान है भैया, ये कहाँ गया, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, केवल ये बुध है और ये शुक्र है, इन दोनों ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है। इन दोनों ग्रहों के पास उपग्रह नहीं, बाकी सबके पास उपग्रह है। बाकी सबके पास उपग्रह है, सबके पास उपग्रह है, इनके पास उपग्रह नहीं है। बाकी सबके पास उपग्रह है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इतनी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार कमेंट वमेंट तो करते रहिए ना, कमेंट करेंगे तभी मजा आएगा। चलिए बच्चों, चलिए, वेरी गुड, शाबाश। तो इतनी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और शुक्र के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे जो अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, जो ग्रह, सभी ग्रह आप जानते हैं अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, तो शुक्र ग्रह के बारे में ये है कि बहुत स्लो घूम रहा है, बहुत ही ज्यादा स्लो घूम रहा है। लगभग लगभग 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अपने अक्ष पर घूम रहा है, बहुत स्लो है। इसको अपने अक्ष पे पूरा घूमने में लगभग 243 दिन लग जाते हैं, 243 डेज लग जाते हैं इसको अपना पूरे अक्ष पर चक्कर लगाने से। हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में चक्कर लगा लेता है, जबकि ये 243 दिन लगाता है शुक्र। और जबकि ये सूरज का चारों तरफ जो चक्कर लगाता है ना, मात्र 200 आपका 225 दिन में चक्कर लगाता है। 225 दिन में सूरज का चक्कर लगा लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 243 दिन में चक्कर लगाता है। जब सबसे स्लो ये घूम रहा है अपने अक्ष पर, तो सबसे तेज कौन घूम रहा है? तो जुपिटर सबसे तेज घूम रहा है। जुपिटर, इतना बड़ा ग्रह सबसे तेज घूम रहा है। और जानते हैं ये कितनी देर में चक्कर लगाता है? लगभग 10 घंटे में अपना अक्ष पर घूम लेता है। 9 घंटे कुछ मिनट, तो लगभग लगभग 10 मान लेते हैं, लगभग लगभग 10 आवर में अपना चक्कर पूरा लगा लेता है। तो स्पीड का इतना ज़्यादा अंतर है। इसकी जुपिटर की स्पीड आप देखेंगे 45,000 से भी अधिक है, मोर देन 45,000 किलोमीटर पर सेकेंड, अपने अक्ष से भी ज़्यादा इसकी स्पीड से घूम रहा है, जबकि ये 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। इतनी बातें आप याद रखिए। और हमारे अर्थ की अगर बात करेंगे तो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास अपने अक्ष पे घूम रहा है, तो एक दिन में 24 घंटे में पूरे चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है? भैया इतना आसान प्रश्न पूछा गया था, कब पूछा गया था? 2022 में एसएससी एमटीएस में। तो प्लूटो को अब जो है ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। कब से? 2006 से। ठीक है, 2006 से अब इसको सॉरी पानी पी लूं थोड़ा सा।
2006 से इसको अब ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखा था, इसको बोना ग्रह की कैटेगरी में रखा जाता है, बोना ग्रह। कारण क्या भैया, जो ग्रह की मतलब ग्रह बनने के लिए जो कंडीशन है वो पूरी फुलफिल नहीं करता। पहली बात तो ये प्लूटो देख लीजिए, ये है, और ये नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप कर रहा था, इसकी कक्षा को ओवरलैप करता था, जबकि बाकी के जो 8 ग्रह हैं एक दूसरे की कक्षा को ओवरलैप नहीं करते। एक टाइम ऐसा आएगा, अरबों खरबों में बहुत कम चांस है, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये इससे टकराएगा, नेपच्यून से। ठीक, ये है देखिए हमारा सोलर सिस्टम, बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये 4 उपग्रह इधर है, 4 उपग्रह उधर है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये भी पूछा जाता है किसने इसको बोना ग्रह की कैटेगरी में रखा, तो IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, 1919 में जिसकी स्थापना हुई थी, IAU ने इसको बोना ग्रह की कैटेगरी में रखा। ठीक है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय संघ, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक, इतनी बातें आप क्लियर कर लीजिए, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो भैया इससे आसान कोई प्रश्न हो सकता है, 2022 में पूछा गया है, तो टाइटन इसका सही जवाब होगा। टाइटन, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा। ठीक है, दूसरा, पूरे सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर ये पूछा जाएगा शनि ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, शनि ग्रह का, हालांकि टाइटन पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड के बाद, लेकिन शनि ग्रह का स्पेशली पूछ लिया जाए तो टाइटन सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर रिया, दूसरे नंबर पर है रिया। क्या कमेंट आया भैया, भाई राजीव कुमार सर प्लीज यूपी पेट प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, हम उसके भी प्रैक्टिस करवाएंगे जल्दी जल्दी। एक बार आप इसे लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, फिर पढ़ाने में और मजा आए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, इन सब के बारे में जानते हैं कि यूरोपा मैंने बताया था, ये आपका जुपिटर का उपग्रह है, ये एटलस सैटर्न का ही है, मतलब शनि का ही है, टाइटन शनि का ही है, ये आपका कारमे, ये भी जुपिटर का ही है, ये जुपिटर का उपग्रह है, बृहस्पति का। कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। देखिए प्यारे बच्चों, पहले 4 बोना ग्रह थे, अभी 5 बोना ग्रह हो चुके हैं, 5 बोना ग्रह आपको पढ़ने, अभी तक कितने 5 बोना ग्रह की खोज हुई है। देखिए 4 तो यही हैं, एरिस, सेरेस, मेकमेक और हाउमिया और दूसरा प्लूटो। इन पांचों में सबसे बड़ा प्लूटो है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आप दिखाई दे रही ना, जो जुपिटर और मार्स के बीच में है, इसमें भी एक बोना ग्रह है, बहुत फेमस, सबसे ज्यादा बोना ग्रह फेमस यही है प्लूटो के बाद, सेरेस, ये इसमें है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सेरेस इसका राइट आंसर होगा। कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट, ये मुख्य एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है इसमें स्थित है, तो सेरेस इसका राइट आंसर है, सेरेस। ये चारों के चारों बोना ग्रह हैं, अभी याद कर लीजिए, आपके एरिस, सेरेस और मेकमेक, हाउमिया और प्लूटो। सेरेस जो है ये एकमात्र जो है इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में है, बाकी प्लूटो के भी उस साइड है, उधर जो कीपर बेल्ट है वहां पर है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात तो आपको हो जाएगी। सेरेस ये भी चर्चा में भी इसलिए क्योंकि इसे ओशियन वर्ल्ड नाम दिया गया है, ओशियन वर्ल्ड नाम दिया गया है। संभावना है कि कई बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं यहाँ पर, ड्वार्फ प्लेनेट है ये। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी, समझ। अब इसकी जरूरत नहीं, मैंने दिखा तो दिया। देखिए ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे आपको, तो ये है आपका सेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए
अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह है। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है, ये पूछा क्वेश्चन। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वैन एलन है। वैन एलन ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, जो साइंस स्टूडेंट होंगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप जानते हैं हमारी पृथ्वी के बीच में कोर है, जो मेटल्स हैं पिघली हुई अवस्था में है, और पृथ्वी हमारा घूर्णन कर रही है और सूरज के भी चारों तरफ घूम रही है। तो ये जो पिघली अवस्था में मेटल है ये भी घूम रहा है, ये भी मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आवेशित कण है, जो आवेशित कण है अंदर, वो मोशन अवस्था में जब होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। या तो आपको पता ही है, जो साइंस साइड से स्टूडेंट होंगे उनको पता है, जब भी आपका आवेश जो है मोशन में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो भारत पृथ्वी के बाहर पूरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। आपको पता ही है पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो बाहर है, जो बाहर आवेश है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे जो आवेशित कण है वो क्या होंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड में जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक पैटर्न सा बन जाएगा, एक बेल्ट सी बन जाएगी। इसी बेल्ट को वैन एलन कहते हैं। तो वैन एलन क्या है, वैन एलन कुछ नहीं है भैया, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आवेश इकट्ठा हुए हैं पृथ्वी के बाहर, जो रक्षा करते हैं पृथ्वी की एक तरीके से, तो वही है वैन एलन। वैन एलन समझ में आ गया होगा। इसका पता हमें 1958 में पता लगा था, पहली बार 1958 में पता लगा। कमेंट आए किसी के? कमेंट भी करने में क्या दिक्कत है भैया, कमेंट करने में कुछ दिक्कत नहीं है, फटाफट कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो अप्रिशिएट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? बता सकते हैं भैया चारोन नामक, ये चारोन जो उपग्रह है ना, ये सबसे बड़ा उपग्रह है प्लूटो का। प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह चारोन है। ठीक है, तो प्लूटो के टोटल 5 उपग्रह हैं, 5 उपग्रह हैं टोटल प्लूटो के। इनमें से सबसे बड़ा चारोन उपग्रह है, याद कर लीजिए। आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों, नक्षत्रों मतलब तारामंडल, तारामंडल में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? सबसे फेमस तारामंडल तो सप्तऋषि है भैया, सप्तऋषि। सप्तऋषि का अलग अलग नाम भी है, जैसे उसका नाम उर्सा मेजर भी है, सप्तऋषि का नाम उर्सा मेजर भी है। ठीक है, और हमारे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अभी तक हमें केवल 89 तारामंडल के बारे में ही जानकारी मिली है। केवल 89 तारामंडल के बारे में जानकारी मिली है। तारामंडल क्या होते हैं भैया, जो तारे होते हैं ना, तारे जैसे सूर्य भी एक तारा है, तो कई सारे जो तारे हैं वो मिलकर एक ऐसा पैटर्न बना देते हैं, उस पैटर्न ऐसा शेप बना देते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। उस शेप के बारे में हमने कहीं देखा होता है, कहीं सुना होता है अपनी रियल लाइफ में। तो इस प्रकार के केवल 89 तारामंडल है जो कोई ना कोई शेप बना रहे हैं। इनकी खोज हम कर पाए हैं, इनकी खोज हम कर पाए हैं। ठीक है, सबसे फेमस कौन सा है? ग्रेट बियर भी इसको बोलते हैं, इसको ग्रेट बियर भी बोलते हैं। ग्रेट बियर देखेंगे बड़े भालू की तरह दिखाई देता है। ठीक है, ग्रेट बियर भी इसको बोलते हैं। और इसके अलावा इसका एक और नाम है सप्तऋषि। सप्तऋषि भी इसी का नाम है, इसी तारामंडल का। तो सबसे फेमस तारामंडल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये देखिए यही तारामंडल उर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल ऐसे है। क्वेश्चन मार्क के रूप में दिखाई देता है, या चम्मच के रूप में भी दिखाई देता है, या अगर देखेंगे इधर भालू के मुंह के रूप में भी दिखाई देता है। ये निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का एक बोना ग्रह है? इन चारों में से बता दीजिए। आप आसानी से बता पाएंगे। मैंने आपको बताया था 5 ही बोना ग्रह जो आपको याद करने हैं, 5 ही बोना ग्रह जो आपको याद करने हैं। कौन सा एक बोना ग्रह है? तो इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा भैया? ये यूरोपा और कैलिस्टो, ये तो भैया, और गैनीमीड, ये तो उपग्रह है किसके? ये तो सब उसके उपग्रह है ना, जुपिटर के, बताया था मैंने। इससे आसान प्रश्न क्या होगा? तो ये जो है मैकेमेक, ये आपका
बोना ग्रह है। ठीक है, MTS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है? ऐसा कौन सा ग्रह है जहां तूफान ही आते रहते हैं, वहां अगर कोई इंसान चला जाएगा ना, वो स्थिर नहीं रह पाएगा, उड़ता ही रहेगा, मतलब उड़ता रहेगा कि उसको तुरंत हवा आएगी, जैसे कागज नहीं उड़ते इधर से उधर टकराते हैं, वैसे सिस्टम हो जाएगा। तो वो वरुण है, नेपच्यून, वरुण बोलते हैं इसको ग्रह, वरुण, यही है नेपच्यून। हवादार इसको बोलते हैं, हवादार ग्रह, आंधी तूफान आते रहते हैं। ठीक है, तेज हवा वाला ग्रह यही है। पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है ये, पृथ्वी से 17 गुना बड़ा, इतनी दूर है आप जानते हैं। सबसे लास्ट में यही है, तो यहाँ अंधेरा है, लगभग अंधेरा, और इसके अलावा ये बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा है। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इस दिन के रूप में क्या मनाया जाता है? भैया इससे आसान प्रश्न हो सकता है, अमावस होगा। जब चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो अमावस होगा। जैसे ये क्या कह रहा है, ये सूरज है, ये आपका अर्थ है, ये मून है। अभी ये तीनों एक ही लाइन में है, तभी तो कौन सा दिन है, पूर्णिमा है ना, तभी तो पूर्णिमा की रात है। कि पूर्णिमा की रात को पृथ्वी से ये पूरा चांद दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा पूरा चांद। लेकिन ये चंद्रमा ऐसा चक्कर भी तो लगा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बीतता जाएगा, लगभग 15 दिन बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो उसके बाद ये दिखाई नहीं देगा, हमारे अर्थ से ये दिखाई नहीं देगा उस रात। तो ये अमावस की रात होगी, अमावस की रात हो जाएगी। MTS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेटिड्स नामक उल्कावृष्टि पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? अब ये 2021 SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको बता दूं भैया, एक साल में कई बार ऐसा आता, कई महीने सॉरी, उल्कावृष्टि हमको दिखाई देती है, मतलब उल्का पिंड की बारिश होती हुई दिखाई देती है हमको, उल्का पिंड की बारिश होती हुई दिखाई देती है। ये क्यों होता है? आप जानते हैं धूमकेतु, धूमकेतु भी हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जहां जहां वो जाते हैं अपने रास्ते में कुछ अवशेष छोड़ते जाते हैं, उल्का पिंड छोड़ते जाते हैं, मतलब कुछ अवशेष छोड़ते जाते हैं। जब यही जो अवशेष हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो यही उल्का पिंड कहलाती है, यही उल्का पिंड कहलाती है। अगर एक अवशेष है, एक टुकड़ा है, वो हमको मतलब ऐसे ही लाइट की तरह जाता हुआ दिखाई देगा, पुछल तारा जिसे कहते हैं, तो वो एक उल्का पिंड है। लेकिन ऐसे ही पूरे ढेर सारे अगर हमारे वायुमंडल से आ रहे हैं, ऐसे लगेगा कि बारिश हो रही भैया, उल्का पिंड की बारिश हो रही है, उसी को उल्का वृष्टि कहते हैं। तो अलग अलग उल्का वृष्टि को, अलग अलग जो उल्का बरसात हो रही है, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। ऐसे ही एक क्वाड्रेटिड्स है, क्वाड्रेटिड्स है, ये दिसंबर और जनवरी में दिखाई देती है। तो अभी तक 2 उल्का वृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कौन कौन सा? ये क्वाड्रेटिड्स, SSC में क्वाड्रेटिड्स और लीरिड। क्वाड्रेटिड्स दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के 3-4 जनवरी को ये होती है, और लीरिड अप्रैल 21 और 22 के बीच में ये होती है। और ऐसे ही बाकी हैं, ये पूछे जा सकते हैं, हालांकि अभी तक 2 ही पूछे गए हैं, अभी तक एग्जाम में 2 ही पूछे गए हैं। एटा एक्वेरिड है, ये मई 4-5 को होता है, और डेल्टा एक्वेरिड हर साल जुलाई 28-29 को होता है। परसीड अगस्त 11-12 को होता है। ड्रैकोनिड अक्टूबर 8 से 10 को होता है। ओरियोनिड अक्टूबर 20 से 21 को होता है। उत्तरी टोरिड नवंबर 11-12 को होता है। लियोनिड जो उल्का वृष्टि है, उल्का वर्षा है, नवंबर 16-17 को होती है। एंड्रोमेडिड नवंबर 25-27, 25 या 26-27 कभी भी हो सकती है। जेमिनिड दिसंबर 13 से 14 के बीच में। उर्सिड दिसंबर 21 से 22 के बीच में। ये अलग अलग उल्का वृष्टि है। अभी तक एग्जाम में 2 ही पूछे गए हैं। देखिए ये पूछा गया है SSC MTS 2021 में, ये लीरिड के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, लीरिड के बारे में। देखिए लीरिड के बारे में, ये जो उल्का बौछार है पृथ्वी से दिखाई कब देती है, पृथ्वी से कब दिखाई देती है?
तो ये अप्रैल, मैंने आपको दिखाई दिया था इससे पहले, अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बियर नामक तारामंडल, ये वही है सप्तऋषि वाला। ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? 2021 सीजीएल में पूछा है, इतना आसान है। तो सात, सात सप्तऋषि इसका नाम है, इसमें 7 तारे हैं। और सातों का जो नाम है ना, ये सातों का जो नाम है हमारे जो प्राचीन गुरु ऋषि रह चुके हैं, ऋषि मुनि, उन्हीं के नाम पर ये किया गया है। और मैंने आपको बताया था अभी तक 89 तारामंडलों की खोज की जा चुकी है। इसका और क्या क्या नाम है? ग्रेट बियर का उर्सा मेजर भी नाम है, ग्रेट बियर नाम है, सप्तऋषि नाम है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आकार प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे आकार है, ऐसे ऐसे है आकार। ठीक है, ये चम्मच की तरह या प्रश्नवाचक की तरह, इस तरीके से ये है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? कौन से ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह है भैया? तो शनि है, शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी लेटेस्ट मई 2023 तक देखेंगे तो 145 हो चुके हैं, क्योंकि 62 नए अचानक ही खोजे गए, बहुत बड़ी न्यूज थी। 145 उपग्रह हो चुके हैं। कमेंट आ रहा है? चलिए भैया, समझ आ गया? चलिए, ये क्वेश्चन हो गया ना? नहीं हुआ क्या? चलिए ठीक है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बिग बैंग सिद्धांत करती है का वर्णन, किस चीज का वर्णन करती है? सीएचएस 2021 में पूछा हुआ है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, या सितारों की उत्पत्ति का, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का, या सौरमंडल की उत्पत्ति का? तो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बताती है बिग बैंग थ्योरी। आपको पता ही होगा भैया, पहले एक पॉइंट पे, ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, सभी चीजें एक पॉइंट पे थी, अचानक ही विस्फोट हुआ और पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे अपने अपने टाइम पर बना। ये बिग बैंग थ्योरी वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसने दिया था ये इंपॉर्टेंट है। तो 1927 के आसपास जॉर्ज लेमेत्रे साहब थे, जॉर्ज लेमेत्रे, यही थे। ठीक है, एक चर्च में पादरी थे, एक छोटा सा चर्च था, उसी में पादरी थे। बेल्जियम में वो चर्च था, उसी में एक पादरी थे। और 1927 के आसपास इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। शुरुआत में नहीं माना गया, लेकिन बाद में जैसे जैसे और खोज होती गई, इन्हीं के सिद्धांत के अनुसार वो फिट होती गई। तो सबसे सटीक इन्हीं को माना जाता है, इसी सिद्धांत को माना जाता है। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा, देखिए ये हमारी पृथ्वी है जैसे, ठीक है। चंद्रमा क्या है? एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, ऐसे अंडाकार। ये मून है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये मून है, ये अर्थ है। यहाँ से दूरी ज़्यादा है, यहाँ जब आएगा ये दूरी कम होगी। जो ज़्यादा दूरी है, जो ज़्यादा दूरी पर है, उसे क्या कहते हैं? उसे उपभू कहते हैं, ठीक है। सॉरी, जो ज़्यादा दूरी पे है उसे अपभू कहते हैं, अपभू। जब नज़दीक कम दूरी पर आ जाएगा उसे उपभू कहेंगे, उपभू। तो चंद्रमा या ग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो उपभू कहते हैं, उपभू, ठीक है। तो कोई भी सैटेलाइट हो, जरूरी नहीं चंद्रमा जो हमारे द्वारा, मानव द्वारा भेजा जाता है वही सैटेलाइट हो, वो भी इस प्रकार की कक्षा में चक्कर अगर लगा रहा है, तो जो सबसे अधिक दूरी है उसको अपभू कहेंगे और इसको उपभू कहेंगे। वैसे ही हमारा सूरज और हमारी अर्थ इसी टाइप चक्कर लगाती है, इसी कक्षा में, इसी टाइप कक्षा में चक्कर लगाती है। तो जो अधिकतम दूरी है और यहाँ न्यूनतम दूरी होगी अर्थ की, इसे उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर। यहाँ उपभू, ये भूमि, ये जमीन है, अर्थ है, ये सूरज है, तो सौर कहेंगे, उपसौर। और ये क्या कहेंगे? अपसौर। ये अपसौर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, देखिए ये है अर्थ है, ये मून है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है भैया
वो कितनी है, 253,000 लगभग मिलियन है, माइल्स है। और यहाँ पे 226,000 माइल्स के लगभग आसपास है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अपसौर, इंग्लिश में कहते हैं एपोजी। और ये आपका क्या हो जाएगा, उप सॉरी अपभू, और ये उपभू, उपभू पेरिजी, ये इंग्लिश में नाम है। आज का लास्ट प्रश्न, इसके बाद हम अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है भैया, IC1101, ये क्या है, ये गैलेक्सी का नाम है, आकाशगंगा का नाम है। जितनी भी आकाशगंगा हमें मालूम है ना, उनमें से सबसे बड़ी आकाशगंगा ये IC1101 ही है। ठीक है, 1790 में इसकी खोज हुई थी, 1790 में इसकी खोज हुई थी। क्या नाम है, IC1101। ठीक है, और विलियम हर्शल साहब का नाम याद रखिए, इन्होंने इसकी खोज की थी 1790 में, विलियम हर्शल साहब ने इसकी खोज की थी। समझ में आ गया, ठीक है, और कोई दिक्कत, चलिए। और हमारी आकाशगंगा के बारे में जानते हैं, क्या नाम है इसका, मिल्की वे, मिल्की वे। तो बच्चों 25 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन वो में लाऊंगा, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसी को, उस सोल्यूशन को अच्छे से समझ लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इतने सारे लगभग 50 प्रश्न आप कर लेंगे किसी चैप्टर से, तो वो चैप्टर में बची खुची सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी, बचा क्या है इसमें, इसके अलावा क्या बचेगा। ठीक है, और करंट अफेयर पढ़ते रहिए, फटे चक देंगे आप। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे साथ आप बने रहें। अगले एपिसोड में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। सर क्वेश्चन देने के बाद 10 सेकंड टाइम दीजिए, तभी तो हम लोग कमेंट करेंगे। अच्छा अच्छा, कूल बॉय मोरेवंश, ठीक है बच्चों, अगली बार मैं ऐसा समय दूंगा आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, मेरा नाम है रवि यादव, और मैं आप सभी के लिए एसएससी के अंदर जितनी भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सोलर सिस्टम और आपके यूनिवर्स से संबंधित, वो सब लेकर आया हूँ। पिछले 5 वर्षों में जितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ना बच्चों, सब मैं लेकर आया हूँ। लगभग ये 45 क्वेश्चन है टोटल। 25 क्वेश्चन इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में बचे हुए 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप एसएससी के सीरियस एस्पिरेंट है तो आप सभी को पता होना चाहिए, पता ही होगा आपको कि भैया 80% जो जीएस है ना, इसमें बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। तरीका क्या है, करंट अफेयर तैयार करना है, और पिछले 5 वर्षों के आप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना एसएससी में, वो सब तैयार कर लीजिए। 5 वर्षों में कौन कौन से एसएससी का, जो एसएससी का सीपीओ आपका, सॉरी एसएससी का जो आपका सीजीएल एग्जाम है, एमटीएस है, ठीक है, सीपीओ है, और आपका एसएससी सीएचएसएल, ये जो 4 एग्जाम है हर साल होते हैं लगभग। तो इनमें जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 5 वर्षों में, सब तैयार कर लीजिए। उस करंट अफेयर वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, 80% स्कोर कर सकते हैं। सभी जो टॉपर है यही करते हैं पहले, उसके बाद एक्स्ट्रा करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा बच्चों पहला प्रश्न होगा, ये 25वां प्रश्न आपने कर लिया था। IC1101 ये क्या है, ये एक भैया आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, जो जितनी भी अभी तक आकाशगंगाओं के बारे में ज्ञात है सबसे बड़ी यही है। इससे भी बड़ी होंगी लेकिन अभी तक खोज नहीं हुई है। जितनी भी खोज हुई है सबसे बड़ी यही है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, 2 क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग दिनों की अवधि क्या होती है। ये सीपीओ 2020 में पूछा गया है। आप सभी को मालूम होगा, जब पोजीशन हमारे सूरज की ये है, ठीक है, और मून की पोजीशन ये हो जाती है, और अर्थ की पोजीशन ये हो जाती है, तो हमें अमावस्या की रात, उस रात को अमावस्या की रात कहते हैं।
तो एक महीने में लगभग 2 बार अमावस्या होता है, 2 बार पूर्णिमा होती है। मैं आपको समझाता हूँ अमावस्या क्यों है, क्योंकि सूर्य के कारण ये वाला जो इलाका है इसका ये उजाला रहेगा, इस आधे इलाके में उजाला रहेगा, इधर अंधेरा रहेगा। और पृथ्वी से हमें क्या दिखाई देगा, पृथ्वी से तो हमें यही वाला मून दिखाई देगा, मून का यही वाला सरफेस दिखाई देगा जो कि पूरा अंधेरा है। तो अमावस्या की रात में क्या होता है कि मून हमें दिखाई नहीं देता, बिल्कुल काली रात होती है, काली रात होती है। और आपको मालूम होना चाहिए भैया, मून जो है अर्थ के चक्कर लगाता है लगभग 28 दिन, 27 पॉइंट समथिंग 27 दिन कुछ घंटे लगाता है, लगभग 28 दिन मान लेते हैं। 28 दिन में ये एक चक्कर पूरा करता है और उतने ही दिन में मून अपने अक्ष पर भी घूमता है। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो अपने अक्ष पे तो 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है, और सूर्य का चारों तरफ जो चक्कर लगाती है ये 1 साल लगा देती है अर्थ। अब मून यहाँ से फिर वापस यहाँ आने में उसको 28 दिन लगेंगे, तो 14 या 15 दिन में ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। जब मून इधर रहेगा प्यारे बच्चों तो ये पूर्णिमा की रात होगी। क्यों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण ये वाला इलाका इसका पूरा चमकेगा और वो हमें पूरा पूरा दिखाई देगा। तो ऐसा लगेगा मून जो है पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा गोल दिखाई दे रहा है। तो ये पूर्णिमा की रात है। तो हर 15 दिन के बाद पूर्णिमा, हर 15 दिन के बाद अमावस्या। यहाँ पर 2 कर्मागत अमावस्या के बीच लगभग दिनों की अवधि क्या होती है, 2 कर्मागत अमावस्या। मतलब अभी एक अमावस्या मान लीजिए ये है, फिर उसके 15 दिन बाद 14-15 दिन बाद ये पूर्णिमा होगी, फिर वापस ही आएगा। तो इसको लगभग 28 दिन तो लग ही जाएंगे, कम से कम 28-29 दिन तो लग ही जाएंगे। तो इस विकल्प में जो आप सही जवाब चुनेंगे ना वो 29.5 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29.5, क्योंकि एक अमावस से पूर्णिमा होने में 14 से 15 दिन लगेंगे, 14 से 15 दिनों के बीच में ये होगा। फिर पूर्णिमा से अमावस होने में 14 से 15 दिन फिर लगेंगे। तो लगभग इस विकल्प के हिसाब से 29.5 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार आप कमेंट भी करते रहे प्यारे बच्चों, कमेंट भी मैं आपके देख लेता हूं, देखते हैं किसका किसका कमेंट आया है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है प्यारे बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी राजीव कुमार जी बिल्कुल, थैंक यू जी, लाइक कीजिए बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है। चंद्रमा की त्रिज्या ये एग्जाम में पूछ लिया गया था प्यारे बच्चों। तो चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 इंटू 10⁶ मीटर है, 1.74 इंटू 10⁻³ किलोमीटर या 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो लगभग 1740 किलोमीटर है प्यारे बच्चों त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या। ठीक है, लगभग ये 4 गुना कम है, इससे 4 गुना अधिक है हमारे पृथ्वी की त्रिज्या। हमारे पृथ्वी की त्रिज्या इससे 4 गुना अधिक है। तो आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर ऐसा पूछ लिया है, अर्थ और ये हमारा मून है, अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्ट बताया जाए 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और मून के बीच में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अपसौर और उपसौर की घटना आप सभी को पता ही है भैया क्या होती है। अपसौर और उपसौर की घटना देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे ये हमारा सूरज है और हमारी ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ सूरज के चारों तरफ जो है एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है ना। तो एक तरफ सूर्य की और अर्थ की डिस्टेंस ज्यादा होती है, इसको D1 मान लिया, और यहाँ जब पहुंचता है तो यहाँ पर D2 कम होती है। तो D1 D2 से अधिक होता है, D1 जो है वो D2 से प्यारे बच्चों अधिक होता है। समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊं, एक इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि जो D1 वाली कंडीशन है जब दूर है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, अपसौर की कंडीशन होती है। अगर अर्थ यहाँ पहुंच जाता है नजदीक वाले इलाके में तो ये उपसौर की घटना होती है, इसे उपसौर की घटना कहते हैं।
इसे उपसौर की घटना कहते हैं। अभी क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच में अनुमानित दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है 15.2 मिलियन किलोमीटर या 152 मिलियन किलोमीटर या 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर ये होता है। ठीक, ये होता है। समझ आ गया? वेरी गुड। ये अपसौर की घटना में होती है, अपसौर की। अगर उपसौर की कंडीशन है, ये D2 की वैल्यू कितनी होगी? D2 की वैल्यू भैया इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, D2 की वैल्यू जो है ऑप्शन में दिया हुआ है 147 मिलियन किलोमीटर। ये D2 की कंडीशन है, ये उपसौर की कंडीशन है। इसको कहा जाए 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा, 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमेंट भी आप लोग करते रहें। राजिंदर सिंह जी स्वागत है सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू जी, थैंक यू। पीके गौतम जी स्वागत है, थैंक यू जी। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग। देखिए CHSL 2020 में प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? इन चारों विकल्पों में से सही जवाब देना है। तो मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूं, ये शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह, आप जानते हैं सूरज के बाद मरकरी है ना, बुध ग्रह है, और इसके बाद आपका वीनस है। ये शुक्र ग्रह, ये शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, इस मरकरी से भी ज्यादा गर्म है। हालांकि कारण बताऊं क्या है, दूर है ये वीनस, मरकरी से भी दूर है, फिर भी ये ज्यादा गर्म है क्योंकि इसके वातावरण में आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। और यहाँ पर मुख्य जो गैसें हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसें हैं। इस जो है इसके सरफेस पे, वीनस के सरफेस पे। इनकी खासियत क्या है कि प्रकाश को एकदम ऑब्जर्व कर लेती हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। तो जिस कारण से भट्टी की तरह, जैसे वो क्या कहते हैं, ईंट वाली भट्टी नहीं होती है, भट्ठे, वैसे ये दहकता रहता है, हमेशा दहकता रहता है। इसलिए चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। जबकि मरकरी की बात करें, जब ये सूरज के सामने इसका जो फेस है वो तो बहुत गर्म होगा, लेकिन उसके ऑपोजिट यहाँ पर बहुत ही ठंडा होगा, -400 से नीचे टेम्परेचर यहाँ गिर जाएगा। तो ये अवशोषित नहीं करता, मरकरी जो है प्रकाश को अवशोषित नहीं करता, जबकि वीनस प्रकाश को अवशोषित करता है, क्योंकि यहाँ मोटी मोटी जो है परत है बादलों की, सल्फ्यूरिक एसिड वाली, जहरीले जो है वातावरण है यहाँ पे। और यहाँ पर मुख्य जो गैसें हैं CO2 और नाइट्रोजन गैस है, इसके कारण ये प्रकाश को ऑब्जॉर्व करते हैं और बहुत ही गर्म है ये। तो शुक्र इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्र की एक और खासियत है, शुक्र की एक और खासियत है, शुक्र और आपका यूरेनस, शुक्र और आपका अरुण ग्रह, इन दोनों की खासियत यह है कि बाकी सभी जो ग्रह है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, शुक्र और आपका अरुण ग्रह। ठीक, मतलब हमारे यहाँ शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर बाकी जितने ग्रह हैं, सबके यहाँ जो सूरज है वो पूर्व दिशा से निकलता है, लेकिन शुक्र के यहाँ जो सूरज है पश्चिम से निकलता है, पूर्व में अस्त होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये है यूरेनस, अरुण ग्रह। चलिए, कोई डाउट हो बच्चों आप पूछते रहे, मैं जवाब जरूर दूंगा आपका। ठीक है, शेयर भी कर देंगे तो और आनंद आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कौन सा है प्यारे बच्चों? इन चारों विकल्पों में से आप बता दीजिए अगर आपको जवाब मालूम है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? CHSL 2020 में प्रश्न पूछा गया है। आंतरिक कोर या आवरण, मेंटल या बाह्य कोर या भूप्रपटी? राइट आंसर बाह्य कोर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भैया जो पृथ्वी है ये 3 भागों में बटी हुई है। ऊपर वाला क्रस्ट है, ये बीच में मेंटल है और नीचे कोर है। कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक इनर कोर और एक ये आउटर कोर है। इनर कोर में आपको बता दूं भैया सॉलिड है, लगभग सॉलिड है, और जो आउटर कोर है
ये आउटर कोर, ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड अवस्था में है। अब जब लिक्विड अवस्था में है ये आउटर कोर, तो लिक्विड अवस्था में क्या है, मोशन कर रहा है। तो ये है तो मेटल ना, तो चार्ज भी मोशन कर रहे हैं। जब चार्ज मोशन कर रहे हैं, आप जानते हैं चार्ज का ट्रेवल करना या मोशन करना ही करंट जनरेशन का काम करता है, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। साइंस वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि पर सेकेंड टाइम पीरियड में कितना चार्ज ट्रेवल कर जा रहा है, यही तो करंट जनरेशन का कार्य है, करंट जनरेट का होने का काम है। तो अगर करंट जनरेट हो रहा है इस चार्ज मोशन के कारण, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगा, क्योंकि जब करंट जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्वाभाविक है जनरेट होगा ही होगा। यही कारण है पृथ्वी के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसका मेन कारण जो कोर का जो बाहरी कोर है, जो बाहरी कोर का जो पिघली अवस्था में जो मेटल्स है, यही मेन कारण है। क्योंकि मेटल्स जो पिघली अवस्था में है, अर्थ अपने रोटेशन कर रही है ऐसे अपने चारों तरफ, और पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, तो चार्ज मोशन में है। चार्ज मोशन में है तो करंट जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा मतलब विद्युत धारा जनरेट हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कारण है बाहरी कोर, बाहरी कोर इसका कारण होगा। शाबाश प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूप्रपटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जिसे क्रस्ट कहा जा रहा है, इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, प्लेटें मोशन करती हैं, यहाँ अर्थक्वेक भी आता है। ठीक है, तो पहाड़ों का निर्माण होता है और उबड़ खाबड़ चीजों का निर्माण होता है। ऐसे ही कहीं कई जगह समुद्र खत्म हो जाते हैं, कई जगह समुद्र बढ़ते हैं। तो इसका मेन कारण बच्चों, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पटल विरूपण कहा जाता है। ये शायद आपने इस हिंदी शब्द को ना सुना हो, इसका जो इंग्लिश वर्जन है, इसका जो इसकी इंग्लिश मीडियम है, डायस्ट्रोफिज्म कहा जाता है। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म। तो इस डायस्ट्रोफिज्म के अंतर्गत ही अर्थक्वेक भी आता है और प्लेट टेक्टोनिक जो मोशन हो रहा है ये भी इसी में आता है। तो डायस्ट्रोफिज्म एक ऐसी घटना है जिस घटना के कारण जो क्रस्ट है ये मोशन में रहता है, जिससे ये कभी पहाड़ की तरह ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अलग अलग आकृति का भी निर्माण करता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा मूवमेंट जो हमारी पृथ्वी के सतह को चेंज कर रहा है या मूव कर रहा है, उठाता है, गिराता है, फोल्ड करता है, तो सारी चीजें इस घटना में क्या आ जाती है, पटल विरूपण। ठीक है, पटल विरूपण समझ में आ गया। किसी भी प्रकार का जो चेंज हमारी क्रस्ट में, वो घटना, वो प्रक्रिया पटल विरूपण कहलाती है। और इसी के अंतर्गत छोटे छोटे पार्ट है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसे है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसी के अंतर्गत आता है, इसी का एग्जाम्पल है एक, जैसे ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, सभी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? देखिए, सबसे पहले ज्वार भाटा क्या होता है, ये दो शब्दों से बना हुआ है, ज्वार प्लस भाटा। ज्वार का मतलब क्या, समुद्र का पानी ऊपर उठना लहरों की तरह, ये ज्वार है। फिर नीचे चले जाना, वापस चले जाना, ये भाटा कहलाता है। तो ये समुद्र में देखेंगे जो हलचल मची रहती है, ज्वार भाटा, ये किस कारण से होता है जानते हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, मुख्य रूप से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जैसे हमारी अर्थ है, मून हमारे से नजदीक है तो मून का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सूरज भी हमारे को जो है ज्वार भाटा का कारण बनता है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल है। मेन जो कारण है ये मून है, मेन जो कारण है वो मून है। और इसके अलावा हमारा जो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, तो अपकेंद्री बल लग रहा है ना, अपकेंद्री बल भी लग रहा है, तो इसमें अपकेंद्र बल भी आ जाता है। तो लेकिन मेन कारण जो है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट कर रहा है वो है। तो मून क्या है,
जैसे अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जमीन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, पानी को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन जमीन थोड़ा ना उठ के आएगा, लेकिन पानी जो है ये फ्लेक्सिबल है, तो पानी ऐसे उठ जाता है, इसकी तरफ ऐसे उठ जाता है ऐसे, ठीक है। जैसे इस तरफ उठ रहा तो इधर भी उठ जाएगा संतुलन बनाने के लिए। तो ऐसे बोलते हैं कि ज्वार भाटा आ गया। तो ज्वार भाटा क्या है, मुख्य तौर पर मून के अट्रैक्शन फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण आता है। अब ये मैक्सिमम कब हो जाता है, मिनिमम कब हो जाता है, ये देखिए। सबसे पहले आता तो रोज है, आता तो रोज है, रोज कब आएगा, 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल में रोज आएगा। इंटेंसिटी कम होगी ज्यादा होगी वो अभी मैं बताऊंगा, कब ज्यादा होगी कब कम होगी। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल में ज्वार आता ही आता है। जब एक बार ज्वार आ गया तो इसके 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आ जाएगा, ठीक है। तो दो ज्वारों के बीच में कितना टाइम का गैप है, 12 घंटे 26 मिनट। जैसे अभी ज्वार आ गया, अभी ज्वार आ गया, फिर 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आएगा, फिर 6 घंटे 13 मिनट के बाद ज्वार आ जाएगा। तो दो ज्वार के बीच में कम से कम जो टाइम पीरियड है, डिफरेंस है 12 घंटे 26 मिनट। ऐसे ही दो भाटा के बीच में टाइम पीरियड कितना डिफरेंस होगा, 12 घंटे 26 मिनट। तो एक दिन में 24 घंटे में कम से कम 2 बार ज्वार आएगा, 2 बार भाटा आता है। तो 2 बार ज्वार भाटा आता है ही आता है। अब देखिए, अब अमावस्या और पूर्णिमा इसमें बहुत इफेक्ट है। जब अमावस का दिन होगा तब ये सूरज की कंडीशन है, सन है, यहाँ पर हमारा मून हो जाएगा, यहाँ अर्थ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मून जो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और लेकिन सूरज भी इसी डायरेक्शन में, तो सूरज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस बार ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इस बार जो ज्वार आएगा वो एकदम मैक्सिमम होगा। इसी को कहते हैं त्रिव ज्वार, ठीक है, त्रिव ज्वार या दीर्घ ज्वार इसी को कहते हैं। ये कब आता है, जब सूरज मून अर्थ एक ही लाइन में हो, चाहे ऐसी कंडीशन हो, चाहे सूरज ऐसे हो मून ऐसे हो, सॉरी ये मिटेगा कैसे, चाहे ये आपका अर्थ यहाँ हो या मून ऐसे हो, तब भी यही कंडीशन होगी, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा ही लगेगा। तब भी इन दोनों कंडीशन में ये अमावस की कंडीशन है या पूर्णिमा की कंडीशन है, अमावस और पूर्णिमा के दिन त्रिव ज्वार आता है प्यारे बच्चों। तो अमावस और पूर्णिमा आप जानते हैं लगभग 15-15 दिन के अंतराल में आती हैं। तो महीने में 2 बार आपका त्रिव ज्वार आना ही आना है, ठीक है। 2 बार 15 दिन, कम से कम 2 बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर सूरज यहाँ है और अर्थ यहाँ है और मून यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर या यहाँ पर समकोण में 90 डिग्री एंगल पे हो जाएगा, तो यहाँ पे मून और सन का जो अट्रैक्शन फोर्स है एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे अर्थ पर ही केवल मून का अट्रैक्शन लगेगा, तो मिनिमम लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, मंद ज्वार आएगा। तो मंद ज्वार भाटा कब आते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं, तब मंद ज्वार आते हैं, ठीक है। जब एक ही लाइन पे होते हैं, सूर्य अर्थ और मून एक ही लाइन पे होंगे, अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या की रात में त्रिव ज्वार भाटा आता है तेज। समझ में आ गया, कोई भी डाउट तो नहीं है, शाबाश। किसी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा बच्चों जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से बुलाया जाता है। इससे आसान कोई प्रश्न होगा, 2020 में पूछा गया था भैया, वो खगोलीय पिंड होंगे। आकाश में जो भी प्राकृतिक चीजें हैं जो चमकती हैं वो खगोलीय पिंडों में आएंगे। जैसे चंद्रमा है, ये भी चमकता है, ये हालांकि सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, ठीक है, तो खगोलीय पिंड आएंगे। लूसीफर प्यारे बच्चों डैश ग्रह का एक अन्य नाम है। लूसीफर ये शुक्र ग्रह का ही एक दूसरा नाम है। लूसीफर का मतलब समझ रहे हैं, लूसीफर का मीनिंग है प्रकाश लाने वाला, प्रकाश लाने वाला। तो सबसे ज्यादा चमकीला शुक्र ग्रह, इसी को लूसीफर ग्रह भी कहते हैं। 2020 सीजीएल में पूछा गया है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दे देंगे आप लोग सबसे जल्दी। ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं।
तो देखिए चंद्रमा के भी इर्द गिर्द गैसीय आवरण, लेकिन बहुत ही पतला, नेग्लिजिबल, बहुत ही पतला, इसलिए कहते हैं वहां वायुमंडल नहीं है, ना के बराबर वायुमंडल है। तो उसे क्या कहते हैं, चंद्र ब्राह्मंडल कहते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ है, बहुत पतला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? इससे आसान कोई प्रश्न होगा? एक चक्कर हमारी पृथ्वी, एक चक्कर अपनी धुरी पर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? 24 घंटे लेती है। तो 24 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है? 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। एक घंटे में कितना घूमेगी? 360/24 घूम जाएगी। तो क्या पूछा हुआ है, अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में 360/24, इसको डिवाइड करोगे तो 15 आंसर आ जाएगा। 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था, सीजीएल 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? इससे भी आसान कोई प्रश्न हो सकता है क्या? इससे भी कोई आसान हो सकता है? 2020, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रस्ट। आप जानते हैं भैया, क्रस्ट है, उसके बाद फिर मेंटल है, फिर कोर है। यहां पर हाँ यहाँ पर आपका जो क्रस्ट वाला इलाका है, यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है, तो इसलिए सियाल बोल दिया जाता है। और यहाँ मेंटल में आपका क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, तो सीमा बोल दिया जाता है। और कोर में आप जानते हैं निकिल और जो भारी भारी तत्व हैं उनकी मात्रा ज्यादा है, और आयरन, निकिल और आयरन की मात्रा ज्यादा, तो नीफे बोल दिया जाता है। तो सियाल, सीमा, नीफे, ये भी याद करना चाहिए आपको। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के लिए यूज किया, मतलब के रूप में जाना जाता है? ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सीपीओ 2019 में पूछा हुआ है। ये सेमियोलॉजी, सेमियोलॉजी में बच्चा सांकेतिक भाषा का अध्ययन किया जाता है। सांकेतिक भाषा के अध्ययन को सेमियोलॉजी कहा जाता है। अब लिथोलॉजी, चट्टानों की अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है इसमें, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी आप सभी को पता होगा, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है, ऊतक और कोशिकाओं के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक और कोशिकाओं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाहरी परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सम मतलब आरा पहेली की तरह बन जाती है? तो भैया ये आप सभी को मालूम है, जो बाहरी क्रस्ट है ये स्थल मंडल है। ये क्या है? स्थल मंडल। कई सारी प्लेटों में टूटा हुआ है, कई सारी प्लेटों में टूटा हुआ है स्थल मंडल। लिथोस्फेयर भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, लिथोस्फेयर, स्फीयर, लिथोस्फीयर भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए। और लिथोस्फीयर के जो नीचे है, मतलब स्थल मंडल के जो नीचे है, उसे जो मेंटल वाला क्षेत्र होता है वो कौन सा है? एस्थेनोस्फीयर है, उसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और हमारे जो समुद्र है, महाद्वीप है, ये स्थल मंडल का ही हिस्सा है। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्यारे बच्चों ये बृहस्पति का है, ये हमने बताया भी था आपको, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। जो गैलीलियो साहब थे, उन्होंने 4 उपग्रहों को देखा था ना, उन चारों में से ये यूरोपा भी था। तो सबसे छोटा उपग्रह यही था। जो 4 गैलीलियो साहब ने बृहस्पति के उपग्रह देखे थे, उनमें सबसे छोटा यही था। 4 कौन कौन से थे? पहला आईओ था, ठीक है, और दूसरा ये यूरोपा था, और तीसरा जो आपका बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड। ठीक है, और चौथा क्रिस्टा, चौथा क्रिस्टा था। तो ये सभी आपको याद रखना है।
एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है? भैया तारा का जो शुरुआत होती है वो नेबुला से ही तो बनता है। नेबुला क्या है? नेबुला एक धूल कण है, धूल है, हाइड्रोजन गैस है, उन सब का मिश्रण है। अब धीरे धीरे जो समय बीतता है, लाखों करोड़ों वर्ष समय बीतता है, तो ये पास में आते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पास में आते हैं। जब ये पास में इकट्ठा होते हैं तो हाइड्रोजन जो गैसें हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करने लग जाती हैं। तो उसके बाद तारा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पहले कंडीशन कौन सी आती है? पहले नेबुला या निहारिका हिंदी में कहते हैं, निहारिका। तो उसके बाद जब पास में आता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, जब केंद्र में सब इकट्ठा होना शुरू होते हैं, तो शुरुआत में जो तारा बनता है, प्रोटो तारा इसको बोलते हैं, प्रोटोस्टार। जब आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, बहुत सारा एनर्जी का निर्माण करते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन है? वो प्रॉपर स्टार बन जाता है। जैसे आज हमारा सूरज है, ये स्टार बन गया है। ये भी पहले क्या हुआ करता था? निहारिका ही हुआ करता था, लेकिन अभी स्टार बन गया है। जब सभी हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है सब खत्म होकर हीलियम में निर्माण हो जाएगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड जॉइंट बन जाएगा हमारा स्टार। ठीक है, तो उसके बाद सुपरनोवा की कंडीशन में आ जाएगा। वो सब अंत अवस्था में जब आ जाएगा, जब वो फटेगा, जब वो सब फटेगा तो फिर से निहारिका के रूप में वो बदल जाएगा। हालांकि कई ब्लैक होल बन जाते हैं, ठीक है, कई जो ड्वार्फ श्वेत ग्रह हैं वो श्वेत तारे हैं वो बन जाते हैं। ये बहुत डिटेल में जब हम इसके बारे में तब बताएंगे। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किससे संदर्भित है? चारों विकल्पों में से आप क्या बताएंगे? वह चरण जिसमें बाहरी परत फैलती है, ठंडी होती नहीं, इसके जीवन का अंतिम चरण नहीं, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। ठीक है, तो तारा जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है या अपने अंतिम अवस्था में होता है, तब ये नेबुला का निर्माण होता है, नेबुला का निर्माण होता है। समझ आ गया? आगे चलें, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह? भैया मैं आपको बता दूं, ये हमारा सूरज है, ये चार जो ग्रह हैं शुरुआत के, ये मरकरी है, वीनस है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, अर्थ, आपका मार्स, मंगल ग्रह। उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपका जुपिटर है, फिर सैटर्न है जिसके चारों तरफ रिंग है, उसके बाद यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ये चारों ग्रह जो होते हैं ना भैया, ये चारों के चारों जो ग्रह हैं, ये स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलता है? स्थलीय ग्रह। और ये चारों के चारों बच्चों जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह। मतलब आप मार्स पे जाएंगे तो उसकी जमीन पर आप उतर सकते हैं, लेकिन आप इन ग्रहों के ऊपर जाएंगे, जैसे जुपिटर पे जाएंगे तो सतह है ही नहीं, पूरा गैस का ही गोला है, ये पूरा गैस ही गैस है, ठोस तो है ही नहीं, पूरा गैस है। एक बार आप खड़े होंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से नीचे डायरेक्ट नीचे केंद्र में चले जाएंगे तो यहाँ पहुंचने में आपको अरबों खरबों वर्ष लग जाएगा। मतलब कहने वाली बात यह है कि ये सभी गैसीय गोले हैं, इन पे सरफेस नहीं है, इन पे सरफेस नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे जोवियन ग्रह है, गैसीय ग्रह, और ये स्थलीय ग्रह है। अब चारों विकल्पों में से कौन सा चुन लेंगे? जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है? मंगल ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है, बाकी तीनों के तीनों जोवियन ग्रह हैं। इससे आसान कोई प्रश्न हो सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली बीड्स को किस दौरान देखा जाता है? बेली बीड्स कहा जाए या डायमंड रिंग प्रभाव भी इसे कहा जाता है? डायमंड रिंग प्रभाव, ये क्या है भैया? जब आपका पूरी तरीके से पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर सूरज है, ये आपका मून है, और ये आपका अर्थ है। जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं ऐसे,
एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो आपको सूरज कैसा दिखाई देगा? आपको ये सूरज है ना, तो यहाँ पे आपको इतना मून दिखाई देगा, ऐसे सूरज का यही चमकता हुआ हिस्सा आपको दिखाई देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मून थोड़ा सा इसके रास्ते से हटेगा तो कैसी कंडीशन आ जाएगी प्यारे बच्चों? ऐसी आ जाएगी, मैं बताता हूँ आपको। ये सूरज है, आपको ऐसी कंडीशन में दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ज़्यादा चमकना ये शुरू हो जाएगा ऐसे। ये पूरा अंधेरा है, ये पूरा डार्क है, तो यहाँ ज़्यादा चमक रहा है, तो एक रिंग की तरह, एक डायमंड रिंग की तरह शेप बन रही है ना, तो डायमंड रिंग की तरह शेप बनती हुई दिखाई देगी। तो इसी प्रभाव को बेली बीड्स के नाम से भी जाना जाता है, डायमंड रिंग प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान बनता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान बनता है, क्योंकि बीच में ब्लैक है, ऊपर से ये वाइट चमक रहा है। एक बार आप यूट्यूब पे वो सर्च करके देखेंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज कैसा दिखाई देता है। बीच में पूरा डार्क है, जब थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हटेगा तो इधर चमकना ज्यादा चमकेगा, एक डायमंड रिंग की तरह चमकेगा, और यहाँ पे तो अंधेरा है, ऐसे लगेगा कि डायमंड रिंग की आपने फोटो खींची हुई है। ऐसे डायमंड रिंग ऐसे होती है ना, ऐसे यहाँ ज्यादा चमक रही है, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, बीच में चांद के कारण पूरा अंधेरा, और यहाँ पे सूरज की रोशनी के कारण चमकता हुआ दिखाई देगा, डायमंड रिंग की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी उसके भार के बराबर, उसके भार के डैश के बराबर होता है। ये डैश है, तो आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि हमारे यहाँ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जी का मान ये कितना है? गुरुत्वाकर्षण जो आपका त्वरण है, इसका मान कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जबकि चांद पर जी मून पर कितना है? अर्थ का 6 गुना कम है, जितना अर्थ पे उसका 6 गुना कम है। तो हमारा भार क्या होता है? हमारा भार mg होता है ना, हमारा जो भार होता है m गुणे g होता है। अगर द्रव्यमान पूछा होता तो द्रव्यमान उतना ही होगा, हमारा द्रव्यमान, जैसे मेरा द्रव्यमान जो है 60 किलोग्राम, वो उतना ही होगा। अब भार की बात, भार मतलब फोर्स है, m इंटू जी, तो m इंटू जी यहाँ पर mge है, और चांद पर mge/6 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। 2019 में पूछा हुआ सीपीओ में। अगर द्रव्यमान होता भार की जगह तो उतना ही रहता, द्रव्यमान नहीं बदलता भैया, चाहे चांद पे जाओ चाहे कहीं भी जाओ। हेली धूमकेतु का जो आवधिकता है क्या है भैया? हेली एक धूमकेतु है, लगभग 70-75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। जैसे ये हमारा सूरज है और इसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उपग्रह, ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे ही हेली जो है ना वो ऐसे चक्कर लगा रहा है। हेली धूमकेतु ये सूरज के, ये सन है, सूरज के ऐसे चक्कर लगा रहा है। अभी इस पोजीशन पे है, पहले यहाँ इस पोजीशन पे आया था एक बार 1986 में, 1986 में आया था। तो आज की डेट में 2023 में इधर पहुंचा हुआ है। अब आने वाले 1961 में, आने वाले टाइम 1961 में दोबारा ये अर्थ से दिखाई देगा। अर्थ से, यहाँ हमारा अर्थ है, अर्थ से ये दिखाई देगा ये धूमकेतु। इसका नाम रखा हुआ है हेली उपग्रह। इसका नाम क्या रखा हुआ है? हेली उपग्रह, क्योंकि इसकी खोज एडमंड हेली ने की थी, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, एडमंड हेली। एडमंड हेली साहब ने इसको डिस्कवर किया था 1705 ईस्वी में, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। इससे पहले ये 1986 में देखा गया था, और अरे 2061 है भैया ये 2061 में देखा जाएगा। तो कितने सालों के अंतराल में? 75 से 76 साल के अंतराल में देखा जाता है। तो भैया ये आपका कंप्लीट हो गया। हमने कंप्लीट आपको ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम पढ़ा दिया, और अगले वीडियो में एक नया हम टॉपिक लेंगे, आपके अक्षांश और देशांतर। जितने भी 5 वर्षों में एसएससी से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं सब मैं आपके सामने रखूंगा। ये करते जाइए, दिमाग में भरते जाइए, आने वाले एग्जाम में आपको ये जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखा गया है इतिहास एसएससी एग्जाम का, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, 70 से 80% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं।
तो चलिए हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।